गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज के लेक्चर से हम लोग डिसीजन मेकिंग को अपने प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व करेंगे। डिसीजन मेकिंग जब कभी आपको अपने प्रोग्राम में करना हो तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। और इसकी ज़रूरत दोस्तों तब पड़ती है जब आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने पे कोई डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसके लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को का यूज करते हैं। और पाइथन 4 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट्स, जिसमें हम किसी एक कंडीशन को ट्रू या एक कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशन को ट्रू होने पे पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना हो। जैसे कि ये है, यदि मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं तो ये क्या करता है, ये टेस्ट करेगा कंडीशन को, टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट करेगा। और कंडीशन यदि ये ट्रू रहती है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 जो लिखा है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आप उसको यदि आप अपने प्रोग्रामिंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं डायरेक्टली यहाँ बताता हूँ। पाइथन 3 के अंदर यदि आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे कोई डिसीजन लेना है तो हम उसके लिए देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यदि यूजर से मैंने एक इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के लिए यूजर से मैंने लिखा इनपुट इजकल टू, या मान लीजिए a इक्वल्स टू इंट इनपुट, और इसमें एक यूजर को मैसेज लिख दिया एंटर नंबर। यूजर ने जब नंबर इनपुट करेगा तो, और ये मैंने क्या ओपन कर रखा है दोस्तों, कोलैबोरेटरी ओपन किया हुआ है। कोलैबोरेटरी, इसमें फाइल का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, डिसीजन लिख देता हूँ, DECISION डिसीजन। तो इनपुट लिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, और कोलैबोरेटरी को मैं तब तक कनेक्ट भी कर देता हूँ। इसके बाद अब इसमें जो वैल्यू है उसके ऊपर पे डिसीजन लेना है, तो हमें लिखना होगा इफ, और केवल मतलब कंडीशन के ट्रू होने पे ही पर्टिकुलर टास्क करना है, तो हम लोग उसके लिए सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा इफ, उसके बाद यहाँ कंडीशन दे दिया, मान लीजिए चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। कंडीशनल स्टेटमेंट में दोस्तों हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम उनका यूज करते हैं। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है। और दोस्तों अब इसके ट्रू होने पे कॉलम लगा के हम लोग ब्लॉक बनाते हैं दोस्तों। यहाँ करली ब्रेसेस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। तो इफ और ब्रैकेट में मैंने कंडीशन, दोस्तों जब पाइथन 2 हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाइथन 3 में हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, कंडीशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद लगाना है कॉलम, एंटर मार के इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब यदि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ से कुछ लाइन्स 1 2 तो कुछ स्पेस ये आगे बढ़ के तब प्रिंट कर रहा है। कोलैबोरेटरी ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन में चला जा रहा है, यहाँ से इट इज लेफ्टिंग सम स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्लियर है ना? ये इंडेंटेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसको कितना भी रख सकते हैं, जैसे हम लोग इस इफ के ट्रू होने पे इस इंडेंटेशन को देना है तो 1 2 स्पेस मैंने मान लीजिए रख दिया। क्लियर है? आप डिसाइड कर सकते हैं कितना भी स्पेस रख सकते हैं, लेकिन कॉमन रखना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट को एक इंडेंटेशन पे लिख दिया दूसरा दूसरे पे। जैसे यहाँ मैंने 2 स्पेस लिया है, या बाय डिफॉल्ट ऑफ कोलैबोरेटरी जो स्पेस जितना देता है उतना ही रहने दीजिए। और यहाँ चेक किया कि यदि एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट वैलिड वोटर, वैलिड वोटर कि यू आर अ वैलिड वोटर, ये प्रिंट हो गया। और इससे बाहर कैसे निकालना है दोस्तों, 2 बार एंटर मार दीजिए या बैक स्पेस से इफ वाले लाइन में आ जाइए। अदरवाइज आप इसके बाद एंटर मारेंगे
तो आप उसी इंडेंटेशन में रहेंगे। क्लियर है ना? तो अब यहाँ जितनी चीज़ें लिखेंगे वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे लिखा जाएगा। क्लियर है? अब इससे बाहर निकलना है तो बैक स्पेस से बाहर आ जाइए। यहाँ एंटर मार के बैक स्पेस से इंडेंटेशन से बाहर निकलने का मतलब कि ये इफ़ का ब्लॉक खत्म हो गया। ये इफ़ का ट्रू होने पे ये सिर्फ प्रिंट करेगा। क्लियर है? रन करके देखते हैं दोस्तों। जब रन करेंगे तो पूछा एज। अब एज आपने यदि 18 से ज़्यादा डाला तो ये प्रिंट कर दिया कि ये वैलिड वोटर। लेकिन यदि आपने दोबारा से रन किया और आपने एज यूजर का एज 18 से कम डाला, मान लीजिए यदि आपने उसका एज 18 से कम डाला, तब क्या होगा? तब ये ट्रू नहीं होगा। यहाँ मैंने डाल दिया मान लीजिए 15, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, एज ग्रेटर देन 18 वाला, तो वैलिड वोटर प्रिंट होकर के नहीं आएगा। ठीक है ना? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि हमने यहाँ ट्रू होने पे कुछ कराया है, फॉल्स होने की बात नहीं की है। तो जब किसी कंडीशन, एक कंडीशन है, यहाँ सेट ऑफ कंडीशंस भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लगा सकते हैं कि एंड से और कंडीशंस को हम लोग एंड से और से जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स बताया है उनको उनका यूज करके हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को भी लगा करके देख सकते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये तो इफ था दोस्तों। जो सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट है दोस्तों, कि जब इफ कंडीशन यदि ट्रू है तो दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। यदि आपका कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और यदि फॉल्स है तो अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट। जैसे टेस्ट किया कंडीशन को, कंडीशन ट्रू है तो कुछ और ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करना है, और फॉल्स है तो कोई दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस में हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं कि इफ द कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ब्लॉक 1, अदरवाइज एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एंड देन एंड। तो उनमें से दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1, फॉल्स होने पे स्टेटमेंट ब्लॉक 2। दो में से एक यदि आपको एग्जीक्यूट कराना है, टू वे ब्रांचिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और पाइथन 3 के अंदर दोस्तों हम लोग कैसे करते हैं? जैसे इसी में यदि मैंने लिखा कि एज इज, इसको एज लिख देता हूँ, AGE, एज बना देता हूँ। यदि एज बंदे का ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 है, तब तो वैलिड वोटर है। अदरवाइज एक ये भी बताया, यदि नहीं है तो हम लोग अदरवाइज का केस यदि रखना है तो एल्स लिखते हैं उसके लिए। और एल्स कहाँ लिखेंगे दोस्तों? इफ के अलाइनमेंट में एल्स। ठीक है ना? और उसके बाद लगाएंगे कॉलम और एंटर मार के आप लिखे प्रिंट और यहाँ लिखा नॉट अ वैलिड वोटर। क्लियर है? तो इसमें देखिए यदि कंडीशन ट्रू है तो वैलिड वोटर लिख देगा, एल्स नॉन वैलिड वोटर। तो एल्स कहाँ लिखना है? इफ के अलाइनमेंट में, है ना? अदरवाइज ये एल्स प्रिंट के नीचे ही आ जाएगा, तो इफ के अंदर एल्स हो जाएगा। इफ के अलाइनमेंट में रखना है। ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, ये वाली ब्लॉक। यहाँ एक स्टेटमेंट सिर्फ लिखा मैंने, यहाँ आप सेट ऑफ स्टेटमेंट कितने भी लिख सकते हैं। और यदि फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, यहाँ एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट कितने भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ट्रू होने पे ये वाले स्टेटमेंट्स, फॉल्स होने पे ये वाले स्टेटमेंट्स चलता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले में हम लोग फॉल्स का कोई कंडीशन नहीं रखे थे, अब यहाँ फॉल्स वैल्यू मैंने डाली। एक एज की वैल्यू हमने 18 से कम डाली, 15 डाल दी, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एल्स में चला जाएगा। तो नॉट ए वैलिड वोटर आउटपुट में आपके प्रिंट होकर के आ जाएगा, लिख के आगे नॉट अ वैलिड वोटर। लेकिन यदि आपने ऐसा इनपुट दिया है जो ग्रेटर देन 18 या 18 से ग्रेटर है, तब देखिएगा तब ये ट्रू वाला कंडीशन वैलिड वोटर वाला प्रिंट। यदि मैंने यहाँ मान लीजिए 18 या 18 से ज़्यादा डाल दिया, 19 डाल दिया, तो ये ट्रू वाला केस एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है? तो इफ एल्स का यूज ध्यान ये रखना। देखिए प्रोग्रामिंग हमें
सिर्फ सिंटेक्स को ध्यान रखना है, लॉजिक तो वही है जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, तो हमने इस तरीके से इफ एल्स यूज करना है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है थर्ड, नेस्टेड इफ एल्स। जब आपको नेस्टिंग करनी है, इफ एल्स विद इन इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। जैसे क्या नेक्स्ट क्या था, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इफ एल्स विद इन इफ एल्स इज नेस्टेड इफ एल्स मीन्स इफ विद इन इफ इज नेस्टेड इफ। क्लियर है दोस्तों। इसका हम लोग सीधे कोलैबोरेटरी पे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यदि आपने यूजर से एक ईयर इनपुट कराया और हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, ईयर इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पे लिखा दोस्तों एंटर अ ईयर। यूजर से एक ईयर एंटर करने के लिए बोला और इस ईयर के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो हमने चेक किया, लीप ईयर कब होता है दोस्तों, यदि वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर और नहीं तो नॉट लीप ईयर। और यदि वो नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो ईयर 400 मतलब सेंचुरी ईयर है क्या। सबसे पहला काम क्या चेक करेंगे हम लोग, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाई 100। क्यों, क्योंकि 100 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब सेंचुरी ईयर होगा। और इसमें करली ब्रेसेस तो होता नहीं, क्या लगाते हैं, कॉलम लगा के मैंने इफ के अंदर गए, ये इफ के अंदर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ चल गए तो इफ के पैरेलल में हो गया। इफ के अंदर हमें जो स्टेटमेंट लिखना है, इफ विद इन इफ। अब यहाँ हमें ये तो हो गया दोस्तों इफ। अब इसका एक ब्लॉक यदि हम लोग एल्स बना दें तो एल्स में कब आएगा कंट्रोल, जब ये डिविजिबल हो गया तो यहाँ आएगा कंट्रोल इफ के इसके इस अपने ब्लॉक में। यदि फॉल्स हो गया तो एल्स वाले ब्लॉक में आएगा। यदि ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक में, फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक में। तो हम लोग ट्रू के ब्लॉक में सबसे पहले गए और यहाँ फिर से उस इफ के अंदर एक और इफ लगाया, इफ ईयर इज डिविजिबल बाई 400, इफ ईयर इज डिविजिबल बाई 400। तब हमने क्या मतलब क्या ये चेक किया कि ईयर सेंचुरी ईयर था, तो उसके अंदर उसके ट्रू के केस में हमने चेक किया कि क्या 400 से डिविजिबल है। यदि 400 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर दिया ईयर इज लीप ईयर, लिख दिया ईयर कॉमा इज लीप ईयर। ठीक है। और एल्स अब इस इफ का, ये इस वाले इफ का जो इफ के अंदर इफ है, इसका एल्स हमने बनाया और इसमें लिख दिया प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप, या ऐसे लिख देता हूँ ईयर कॉमा नॉट अ लीप ईयर। तो हमने अब दोस्तों देखिए यहाँ हमने जो ये बनाया है, ये जो इफ एल्स है, ये बाहर वाले इस इफ के ब्लॉक के अंदर है पूरा, ये सेम इंडेंटेशन में लिखा है। देखिए ये इफ एल्स, ये वाला इफ एल्स इस इफ के अंदर है, तो मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये इफ एल्स चलेगा। अब इसके अंदर आके क्या किया मैंने कि इसके अंदर फिर से एक कंडीशन लगाया है, इफ विद इन इफ इज नेस्टेड इफ। यहाँ से फिर से चेक किया क्या 400 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। अब ये खत्म हो गया ट्रू का केस। क्लियर है। अब बाहर वाले नॉन सेंचुरी ईयर की बात करते हैं, इस एल्स में आते हैं और यहाँ चेक किया इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0। तो यदि नॉन सेंचुरी ईयर होता है तो 4 से चेक कर लेते हैं। और इसके हम लोग इसमें गए इंडेंटेशन में। अच्छा, इंडेंटेशन में जाने से पहले यहाँ कॉलम लगाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो अपने आप ही कोलैबोरेटरी इंडेंटेशन दे देता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट
लीप ईयर, ईयर कॉमा इज लीप ईयर। क्लियर। और एल्स, अब ये एल्स कहाँ लगाएंगे दोस्तों, इस वाले इफ के अंदर। एल्स प्रिंट ईयर कॉमा नॉट अ लीप ईयर। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग ये बिल्कुल बाहर निकल आएंगे इससे, इफ एल्स से बाहर निकल गए। अब इसको यदि आप रन करेंगे अल्ट एंटर या कंट्रोल एंटर से, यहाँ प्ले पे क्लिक करके भी। अब यदि हमने कोई सेंचुरी ईयर दिया दोस्तों जो कि लीप ईयर ना हो, जैसे 1700 दिया, ये सेंचुरी ईयर तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, नॉट ए लीप ईयर। 1700 इज नॉट ए लीप ईयर। और यदि आपने कोई ऐसा ईयर दिया कंट्रोल एंटर करके जो सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर है, जैसे ये तो 16 मैंने एंटर कर दिया है, तो ये तो 16 इज ए लीप ईयर, क्योंकि ये नॉन सेंचुरी ईयर है। 4 से डिजिबल चेक किया और बता दिया कि लीप ईयर है। फिर से रन करिए, कोई सेंचुरी ईयर दीजिए जो लीप ईयर हो, तो हमने 1600 दे दिया, 1600 और एंटर किया, तो ये सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप ईयर है। तो इस तरीके से कोई यदि नॉन सेंचुरी ईयर दीजिए जो लीप ईयर ना हो, जैसे कि मैंने दिया 1997, ये नॉन सेंचुरी ईयर, लास्ट में 20 नहीं है, एंटर करिए तो ये नॉट ए लीप ईयर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों समझ बताना ये है कि इफ विद इन इफ एल्स विद इन इफ एल्स इज नेस्टेड इफ एल्स। और इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर टास्क को अ नंबर ऑफ इस कंडीशन से बाइंड करना चाहते हैं। ये कंडीशन है, ये ट्रू हो और ये ट्रू हो तब लीप ईयर, ये ट्रू हो और ये वाला फॉल्स हो जाए तो नॉट लीप ईयर, ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए, नॉन सेंचुरी ईयर के लिए क्या है, ये फॉल्स हो गया लेकिन इधर वाला ट्रू हो गया तो लीप ईयर, ये फॉल्स हो जाए लेकिन इधर वाला भी फॉल्स हो जाए तो नॉट ए लीप ईयर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कंडीशन से बाइंडिंग करके यदि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों दैट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। दोस्तों जैसे आप लोग सी या जावा में पढ़ते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहाँ जो पाइथन के अंदर एल्स इफ का नाम सिर्फ चेंज है। एल्स इफ का यूज हम लोग कब करते हैं, मैं इसको रब करके नया कोड सेल एक बना लेता हूँ जिसमें बताता हूँ दोस्तों। इस कोड सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए आपको एल्स, आप लोग इसे जो मैं अभी बताना जा रहा हूँ इफ एल, आप दूसरी लैंग्वेज में एल्स इफ पढ़ते हैं, इफ एल्स इफ लैडर, इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर लैडर। लेकिन पाइथन के अंदर एल्स को एलिफ लिखते हैं। एल्स इफ को क्या लिखना है, एलिफ। यहाँ एल्स इफ नाम का कुछ नहीं होता है, यहाँ इफ एलिफ लैडर बोलते हैं। और ये इसका यूज हम लोग, इसको मैं कमेंट बना दे रहा हूँ, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करना है और वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। यदि वो कंडीशन ट्रू ना हो तो कोई नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है और वो ट्रू हो जाए तो उससे एसोसिएटेड एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज वो भी ट्रू ना हो तो उसके जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो जाए उसके बाद कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे आपको एक डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपने चेक किया कि आई संडे है क्या, संडे है तो जाऊंगा, तो संडे पहले चेक किया, यदि संडे नहीं मिला तो हमने कोई दूसरा कंडीशन चेक किया, क्या उस दिन थर्ड सैटरडे है क्या, है ना, कि उस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन जाऊंगा। यदि वो भी ट्रू हो गया तो फिर उस दिन हम लोग चले जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन जैसे टॉप टू डाउन हम कंडीशन चेक करते हुए आए और जैसे ही कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो उससे एसोसिएटेड एग्जीक्यूशन हो जाए, तो इसके लिए हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। मतलब
हर कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। जैसे ही वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और बाकी रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट इग्नोर कर दिया जाए, बाईपास कर दिया जाए, तो उस केस के लिए हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। जैसे कि यदि आपने चेक करना है कि एक स्टूडेंट का मास आपने इनपुट कराया, एक स्टूडेंट का परसेंटेज आपने इनपुट कराया, मैंने लिखा परसेंट इक्वल्स टू इंट, फ्लोट में ले लेता हूँ फ्लोट, और उसमें मैंने लिखा इनपुट एंटर परसेंटेज। ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि मास एंटर करा करके परसेंटेज खुद कैलकुलेट करते, या डायरेक्टली यहाँ परसेंटेज मैंने यूजर से मांग लिया। अब यहाँ पे इस परसेंटेज के ऊपर डिसीजन लिया मैंने कि इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 या 60, मैंने लिखा है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो क्या प्रिंट कर दो फर्स्ट डिवीजन, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। ना यदि परसेंटेज बच्चे का 60 या एबव आ रहा है तो वो फर्स्ट डिवीजन आ जाए। अब लिखा एल इफ, और ध्यान रखिएगा ये हमें कब लिखना है, इफ के अलाइनमेंट में ही लिखना है। और अगला कंडीशन लगाया और अगला कंडीशन चेक किया, एल इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन 45 है तब प्रिंट कर दो सेकंड डिवीजन, तो दोस्तों इस सेकंड डिवीजन पे कंट्रोल आएगा कब, यदि, अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी और लिख देता हूँ कंडीशंस फिर बताता हूँ। इसके बाद मैंने लिखा एल इफ, यहाँ एल्स इफ नहीं होता है, एल इफ लिखना होता है, बस टास्क वही है, बस इसका सिंटेक्स चेंज है, एल्स इफ की जगह एल इफ लिखना है। और यहाँ लिखा परसेंट इज, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी साथ में लगाते चलते हैं, परसेंट इज लेसर देन 45 इफ परसेंटेज इज, या मैं इसको यदि हम लोग यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, देन थर्ड डिवीजन, प्रिंट थर्ड डिवीजन। और लास्ट में मैंने लिखा एल्स, तो लास्ट केस बचता है दोस्तों, उसको हम लोग लास्ट के एल्स में रख देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट केस। और यहाँ लास्ट में अदरवाइज प्रिंट कर दो फेल। तो अब ये दोस्तों क्या करेगा कंट्रोल, सबसे पहले चेक करेगा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है क्या, यदि है तो उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो आपने लिखा इसे एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाता तो उसके नीचे बाकी की चीज़ें बाई इग्नोर कर देता, बाकी की जगह पे कंट्रोल जाता ही नहीं। कंट्रोल नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट कंडीशन पे तभी जाएगा यदि ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए सॉरी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी आगे जाएगा, ट्रू होते ही आगे की चीज़ें उसके बाद के कंडीशंस बाईपास हो जाएंगे। तो इसमें देखिए 60 के साथ एक ग्रेटर देन 60 मार्क्स के साथ एक स्टेटमेंट है, ग्रेटर देन 45 के साथ कोई दूसरा है, अगले कंडीशन के साथ कोई तीसरा स्टेटमेंट है। तो अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट कंडीशंस। ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, ये वाला ट्रू है तो ये करो, ये वाला ट्रू है तो ये करो, कोई सा नहीं ट्रू है तो ये करो। तो ऐसे केस में हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। अब ये टॉप टू डाउन नंबर ऑफ कंडीशंस होते हैं और हर कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड होता है। जैसे वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है
उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी की चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है, बाकी नीचे की चीज़ें, बॉटम की चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। अब ये कंडीशन यदि फॉल्स हो गया तो अगला चेक होगा, और यदि ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे के बाकी इग्नोर कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि ये फॉल्स होता है तो अगला कंडीशन चेक होगा। और इन सब में से कोई सा भी कंडीशन, यदि तीनों में से कोई कंडीशन नहीं ट्रू होता है तो ये लास्ट में एल्स में जो लिखते हैं, इसे हम लोग डिफ़ॉल्ट केस भी बोलते हैं, ये वाला एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप देख रहे हैं कि इसे मल्टीपल ब्रांचिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ options are available. If this condition is true, do this one. If this one is true, do this one. If this one is true, do this one. Otherwise do this one. तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल ब्रांचिंग यदि करनी हो तो उसके लिए हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। इसको रन करके देख लीजिए दोस्तों। यदि हमने यूजर ने परसेंटेज दिया, मान लीजिए 65 या 85 दिया, तो कौन सा कंडीशन पहला ही ट्रू हो जाएगा और फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होकर के आ जाएगा। क्या एरर दे रहा है दोस्तों? प्रिंट एफ लिख दिया है दोस्तों, यहाँ प्रिंट चलता है। पाइथन में बता चुका हूँ बार बार, ये ऐसे होता है क्योंकि सी वाला स्टेटमेंट बार बार लिख जाता है। 80 यदि परसेंटेज बच्चे का तो फर्स्ट डिवीजन लिख के आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए, हमें जब ये कंडीशन इसमें आया है, यदि मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता है, इसका मतलब उस बंदे का परसेंटेज 60 से कम ही रहा होगा, तभी इसमें इस कंडीशन में वो केस नहीं फंसा। अदरवाइज अगला चेक तभी करेगा जब ये फॉल्स हो जाए। तो इस केस में आने का मतलब यही है कि उसका परसेंटेज 60 से बिलो ही है। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल कंडीशंस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल कंडीशंस लगा देते हैं। अब फिर से रन करिए, और यदि मैंने इसका परसेंटेज मान लीजिए दिया, मान लीजिए 30%, यदि बंदे का मान लीजिए हमने दिया 40%, तो 40% किस में आएगा? थर्ड डिवीजन, इस वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि 45 होते ही इस जगह पे कंडीशन ट्रू हो जाता और सेकंड डिवीजन लिख देता, लेकिन 45 तो नहीं है, ये 40 है। तो 40 का मतलब परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 इसमें आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? थर्ड डिवीजन लिख करके आ जाएगा। तो इसमें आने का मतलब यही है कि उसका परसेंटेज 30 से लेकर 44 तक है, तब इस कंडीशन में कब आएगा कंट्रोल? जब उसका परसेंटेज 60 से लेकर 100 तक है। इसमें कब आएगा? जब 45 से लेकर 59 तक है। इसमें कब आएगा? जब 30 से लेकर 44 तक है। क्लियर है? इनमें से कोई नहीं है तो फेल आ जाएगा। जैसे यदि रन करिए और परसेंटेज आपने दे दिया 25, रन करिए तो फेल आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों मल्टीपल ब्रांचिंग हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचिंग तो एल्स इफ लैडर से ही हो जाता है, तो स्विच केस की ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइथन के अंदर। पाइथन स्विच केस को सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पाइथन में यही 4 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं: इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।